हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ब्रॉड होती है, जिसको आप जितना पढ़ेंगे उतना आप नॉलेजेबल होंगे। तो ये टॉपिक आपके कॉमर्स के अंदर इसीलिए डाला गया है क्योंकि इसके बिना कोई भी जो जीवन है, जो आपका ये किसी भी इकोनॉमी को हम लोग देखते हैं, किसी भी देश को हम देखते हैं चलते हुए, तो बिना इकोनॉमिक्स के कोई नहीं चलता है। तो इकोनॉमिक्स का किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स में या किसी भी एरिया में होना क्या है, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के अंदर, क्योंकि इसके बिना कोई काम होता नहीं। तो इकोनॉमिक्स जो है, टर्म काफ़ी बड़ा है। हमको यहाँ पे जो कॉमर्स के लैंग्वेज में जो चीज़ें पढ़नी है, वो काफ़ी लोअर पढ़नी है, या कह सकते हैं सर कंप्रेस स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं कि सर इन इकोनॉमिक्स का बिज़नेस में क्या यूज़ होता है? इस हमारे बिज़नेस के लाइफ़स्टाइल में इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? क्या इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट है? क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? किस-किस असम्पशन्स को फ़ॉलो करेंगे तो आपका बिज़नेस और इम्प्रूव हो सकता है? या इकोनॉमिक्स अगर नहीं होगा तो बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी देश को या किसी भी कंट्री को या किसी भी बिजनेस को चलाने में बहुत ज्यादा सहयोग करती है। इसीलिए इसको तो बिजनेस के अंदर शामिल किया गया। अगर इकोनॉमिक्स नहीं होता तो बिजनेस के अंदर क्या शामिल किया जाता? नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स को बिजनेस के अंदर इसीलिए शामिल किया कि अगर इकोनॉमिक्स नहीं होगा तो बिजनेस भी सही तरीके से रन नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को डेवलप करना ही क्या कहलाता है? बिज़नेस इकोनॉमिक्स की सर इकोनॉमिक्स को बिज़नेस के अंदर अगर इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है और ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे टॉपिक में जैसे लिखा है कि बिज़नेस और इकोनॉमिक्स की बात आ रही है कि क्या है सर बिज़नेस और इकोनॉमिक्स, तो मतलब 2 शब्द हैं इसमें। एक है बिज़नेस और दूसरा है इकोनॉमिक्स। ठीक है? बिज़नेस का मतलब क्या होता है कि सर ट्रेड मतलब व्यापार, गुड्स एंड सर्विसेज का। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है? व्यापार होता है, या ये भी कह सकते हैं कि सर किसी चीज़ में बिज़ी हो जाना, किसी काम को करने में बिज़ी हो जाना क्या कहलाता है? बिज़नेस कहलाता है। लेकिन बिज़नेस में एक चीज़ होती है कि प्रॉफ़िट मोटिव होना चाहिए। अगर कोई भी काम में आप बिज़ी हैं और उससे आपको प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं बिज़नेस का। ठीक है? क्योंकि बिज़नेस में मतलब ये नहीं कि सर बिज़ी हैं तो बिज़नेस है। ठीक है? नहीं। बिज़नेस का मतलब है कि सर बिज़नेस तो कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, जो आप वर्कआउट कर रहे हैं, जो आप ट्रेड कर रहे हैं, उससे आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। ये तो बिज़नेस है। इसका मतलब क्या है सर? ये बिज़नेस है। बट इकोनॉमिक्स क्या है कि आप इन इकोनॉमिक्स थ्योरीज़ जितने भी हैं, जैसे अगर आप कोई सामान बेचते हैं, मान लो आप कहीं सामान बेचते हो, कोई सामान बनाते हो, जैसे मान लो आप शर्ट ही बनाते हो। तो शर्ट अगर आप बना रहे हो, तो जिस भी कंट्री में अगर आप बेचना चाहते हो, जिस भी एरिया में अगर आप बेचना चाहते हो, तो क्या जहाँ पे डिमांड होगी वहीं पे तो बेचोगे? ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पे डिमांड नहीं होगी वहाँ पे आप मॉल खोल दोगे और डिमांड होने लगी, ऐसा तो है नहीं। ठीक है? तो ये डिमांड और सप्लाई क्या हुआ? इकोनॉमिक्स के टर्म हो गए। डिमांड और सप्लाई क्या हो गया? इकोनॉमिक्स के टर्म हो गए। ठीक है? अगर कोई आप सामान बेचोगे, तो उसकी प्राइस होनी चाहिए। विदाउट प्राइसिंग कोई सामान बिकता है? नहीं। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? प्राइसिंग डिसीजन क्या होगा? प्राइसिंग मेकर क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं बेटा? इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई हैं। ये भी ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी एरिया में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो। उसको पहले समझना पड़ेगा। फिर एक कह सकते हैं कि सर जिस एरिया में वो बिज़नेस हम ओपन करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, वहाँ की मार्केट कैसी है? परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, मोनोपोली, ये सब पढ़ेंगे। ये मैं टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा कि ओवरव्यू हो जाए कि हमें पढ़ना क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जो-जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना, वो टॉपिक्स आएँगे, मैं पढ़ाऊँगा उसको बहुत अच्छे तरीके से, कुछ असम्पशन्स होंगे, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, कुछ केस लॉज़ होंगे, डायग्राम्स होंगे, ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो क्या बता रहा था मैं कि बिज़नेस के लिए जिस भी एरिया में अगर आप बिज़नेस करने वाले हैं, तो उस एरिया में मार्केट कैसी है? मोनोपोली तो नहीं है, ठीक है? या मोनोपोलिस्टिक तो नहीं है, इम्परफेक्ट तो नहीं है, ओलिगोपोली तो नहीं है। तो कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसमें। तो इसको हम लोग ये किसका टर्म है बेटा? इकोनॉमिक्स का टर्म है। समझ में आ रहा है? फिर आता है सर कॉस्ट आती है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, इसका भी डिटर्मिनेशन तो करना पड़ेगा ना, ठीक है? क्योंकि कॉस्ट का ही रिलेशन किससे होता है? सेल से होता है, आउटपुट से होता है, रेवेन्यू से होता है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हम कैसे बिज़नेस कर पाएँगे? जितना हम कम कॉस्ट रखेंगे उतना ही तो मुझे फ़ायदा होगा ना। तो ये टर्म किसका है बेटा? इकोनॉमिक्स का। तो आप समझ सकते हो ना कि बिज़नेस किससे जुड़ा हुआ है? इकोनॉमिक्स से। इन सारी चीज़ों डिमांड, सप्लाई, ठीक है? या कह सकते हैं प्राइसिंग, मार्केट,
ठीक है, कॉस्ट, आउटपुट, रेवेन्यू, ये सब सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बिजनेस करेंगे तो ऐसे थोड़ी कर लेंगे कहीं भी उठ के, आपको बिल्डिंग लेना पड़ेगा, सामान किसी न किसी से खरीदना पड़ेगा, फिर उसको सेल आउट करना पड़ेगा, उसका मार्जिन तय करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो ये सब बिजनेस, ये सब इकोनॉमिक्स के रहने पे ही तो होगा कि अगर आपको पता होगा कि आगे कैसी डिमांड हो सकती है, उस हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन एनालिसिस एक चैप्टर बन जाता है, एक टॉपिक बन जाता है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अगर ये चीज इकोनॉमिक्स नहीं होता तो बिजनेस भी नहीं होता, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स का होना जरूरी है कि हम एस्टिमेट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है? देश की जो इकोनॉमी चलती है इसी के भरोसे तो चलती है कि भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य में किस पे खर्च करना चाहिए, किस पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारा बेनिफिट तो बढ़े ही बढ़े और देश भी चलता रहे धीरे, ठीक है? और इकोनॉमिक्स क्या करता है, सभी के इच्छाओं की पूर्ति करता है, ठीक है? इकोनॉमिक्स का ये मतलब होता है कि जितनी भी लोगों की इच्छाएं हैं उनको आप वहाँ पे मौजूद जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको अवेलेबिलिटी करके आपकी इच्छाओं को पूरा करते रहिए, ठीक है? जैसे जिस चीज़ की मान लो नेचुरल रिसोर्स की क्या बोलते हैं, खपत जो है अगर वो कम है, प्रोडक्शन कम है, तो उसकी क्या करते हैं, देखते नहीं प्राइस बढ़ जाती है। अगर उसकी खपत अगर कम हो रही है या उसका उत्पादन कम होता है, लेकिन जिसका उत्पादन ज़्यादा होता है देखते नहीं उसका प्राइस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे गेहूँ चावल है, ठीक? तो ये इकोनॉमिक्स ही तो सिखा रहा है, अगर इकोनॉमिक्स नहीं होता तो ये चीज़ें सीखते ही नहीं हम, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो देखो बिज़नेस इकोनॉमिक्स का मैं तो ये बस ओवरव्यू दे रहा था। बाकी अगर मीनिंग देखें, तो मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो मैंने बताया कि सर बिज़नेस इकोनॉमिक्स बिज़नेस प्लस इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। तो मीनिंग क्या है इसका? Business economics is the integration of economic theory with business practices with the aim of facilitating managerial decision making। देखो क्या लिखा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो एक टर्म, ये तो इसी की मीनिंग हम बता रहे हैं। देखो लिखा है ना, इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, मतलब जो भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, डिमांड, वही जो मैंने अभी चैप्टर्स के नाम बताए, स्कोप अभी पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, डिमांड सप्लाई, ये सब सारी चीजें अगर हैं तो हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को इकोनॉमिक थ्योरी में इंक्लूड करेंगे विथ बिजनेस प्रैक्टिस विद द एम ऑफ फैसिलिटेटिंग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। कि जब इकोनॉमिक थ्योरी को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में, ताकि हम कोई मैनेजरियल डिसीजन ले सके, कोई फ्यूचर डिसीजन ले सके, फ्यूचर में कोई डिसीजन ले सके, फ्यूचर में क्या हो सकता है उससे उससे पहले हम कोई डिसीजन ले सकें, प्लान कर सकें, इसी को क्या बोला जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है? कि बस इतना कह सकते हैं कि सर बिजनेस के अंदर जब हम इकोनॉमिक थ्योरी को इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब लागू कर देते हैं, लेते आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा मुझे पता है। तो वही जो मैंने पॉइंट्स बताए, डिमांड सप्लाई, प्राइस, प्रोडक्शन, मार्केट, ठीक है, ये सब सारी यूटिलिटी, ये सब चीजें क्या आती हैं आपके इकोनॉमिक थ्योरीज में आती हैं। ओके, और बिजनेस देखो, इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, अगर कहीं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी अगर हो जाता है तो भी ये वही कहलाए, क्योंकि देखो लिखा है ना कि यहाँ पे मैनेजरियल डिसीजन लिया जाता है। तो मैनेजर डिसीजन का मतलब ही हो गया कि सर मैनेजर इकोनॉमिक्स भी इसको बोला जाएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, कि मैनेज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है? जैसे एक और डिफिनीशन है, एक और डिफिनीशन पे चलते हैं, तो या मीनिंग पे चलते हैं। तो लिखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव मेथड्स व्हिच एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट सच है, देखो मैंने बोला ना, ये जो आपके इकोनॉमिक थ्योरी, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन, ठीक है, एटसेट्रा, एंड यूजेस एन एड टू अंडरस्टैंड बिजनेस इन्वायरमेंट एंड प्रैक्टिस, एकदम सेम लिखा, बस थोड़ा सा अंतर है। वहां पे था कि इकोनॉमिक थ्योरी को इंटीग्रेट कर देना और उसके हिसाब से मैनेजमेंट में डिसीजन लेना। यहाँ पे क्या है बेटा कि हाँ, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको प्रोवाइड करता है कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है, जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन की, अगर इसको अगर हम यूज करेंगे बिजनेस के अंदर, तो हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है या प्रैक्टिसेस है और ज्यादा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। या कह सकते हैं सर उसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इन सारे क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज करेंगे तो हम और ज्यादा अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है? मतलब सीधी बात है कि सर अगर इकोनॉमिक्स को अगर बिजनेस में इंक्लूड कर देंगे तो इन सब चीजों से हमें जुड़ाव मिल जाएगा, ठीक है? और इसका होना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज की प्राइस, किसी भी चीज की डिमांड, किसी भी चीज की सप्लाई, समझ में आ रहा है ना? किसी भी एरिया में अगर कोई मार्केट चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, तो उस चीज को जानना, तो ये सब इकोनॉमिक्स ही तो है। अगर इकोनॉमिक्स अगर चीजें नहीं बताएगा तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे कि उस एरिया में किस चीज की डिमांड है, तो उसी चीज का हम प्रोडक्शन करेंगे। लगेगा कि सर उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो हम प्रोडक्शन कम कर देंगे। तो इकोनॉमिक्स ये चीजें सिखा रहा है ना आपको कि किस तरीके का बिजनेस आपको करना है, समझ में आ रहा है?
तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यही है आपका मीनिंग है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, मीनिंग्स पढ़ रहे थे, केवल एक जैसा ना ओवरव्यू या क्या हो सकता है, ठीक है, या बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ी। मुझे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, कुछ टर्म्स भी बताए इकोनॉमिक्स के कि जिनका यूज करके हम बिजनेस को और अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं, और उसके बिना बिजनेस है ही नहीं, तो उसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ डिफिनीशंस दिए हैं कुछ ऑथर्स ने, जैसे आपके मैक नायर हैं और मैरियम है या जोसेफ एम.एल. मेसी हैं, इन्होंने कुछ डिफिनीशन दिए, इनको भी पढ़ लेते हैं कि सर इन्होंने क्या डिफिनीशन दिया हुआ है। तो देखो डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू मैक नायर एंड मैरियम, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स। देखो वहां इकोनॉमिक थ्योरी था, यहाँ क्या है बेटा, इकोनॉमिक मोड्स है, ठीक है, वही टेक्निक्स, मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है कि जहां पे हम इकोनॉमिक मूड को शामिल करते हैं, किसके लिए, किस चीज के लिए, ताकि हम ये सोच सके कि अभी का बिजनेस सिचुएशन मेरा कैसा है, ठीक है, कि हम सही कर रहे हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं, कि हम आगे फ्यूचर में कितना अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या क्या हमारे अंदर कमी हो रही है, हम क्या गलत कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स चीजें सिखाता है, स्टडी करवाता है, ठीक है, या और आगे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जोसेफ का क्या कहना है देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। देखो वहां क्या लिखा था बेटा, देखो यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स, यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज बाय द मैनेजमेंट इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन, ठीक है, एकदम सिंपल डिफिनीशन। दोनों लोगों ने एकदम सिंपल डिसीजन दिया, बस इनका हो गया एक, सर ये थ्योरी है सर यहाँ पे, और यहाँ पे मोड्स हो गया है, बाकी दोनों को तो बिजनेस के अंदर इंक्लूड करना ही है। इन्होंने बोला कि सर हम इकोनॉमिक्स को इसलिए यूज अब इंटीग्रेट करते हैं बिजनेस के अंदर ताकि हम बिजनेस सिचुएशंस को एनालाइज कर सकें। ये बोले कि सर हम इकोनॉमिक्स थ्योरी को यूज करते हैं हम बिजनेस के अंदर इसलिए ताकि जो मैनेजमेंट है उनको बिजनेस डिसीजन लेने में आसानी हो जाए या बिजनेस डिसीजन ले सके। जैसे मैंने भी बताया ना कि अगर डिमांड बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट की तो आप उस हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, उस हिसाब से सप्लाई करेंगे, जब देखेंगे डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम कर देंगे, सप्लाई भी कम कर देंगे। तो इकोनॉमिक्स बता रहा है ना आपको, अगर नहीं होता तो पता चलता नहीं, पता चलता, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि सर नेचुरल रिसोर्स की कमी हो रही है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए नेचुरल रिसोर्स चाहिए, जैसे आपको कोई ऑयल बना रहे हैं आप, जैसे मान लो कोकोनट ऑयल बना रहे हैं, तो आपको पता है कि सर कोकोनट ऑयल की कमी है हमारे यहाँ, शॉर्टेज है, लेकिन भाई बिकना तो चाहिए क्योंकि लोगों की डिमांड है। तो कोई कंपनी बनाती होगी, जैसे मान लो पैराशूट ही बना रही है, कोई भी कंपनी हो सकती है, तो पैराशूट आपको कोकोनट ऑयल बना के देती है। तो क्या अभी उतने नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है कोकोनट के? नहीं, कम हो गए हैं, लेकिन तब भी तो वो दे रही है ना आपको, तब भी तो वो प्रोवाइड कर रही है। लेकिन क्या जो 10 साल पहले जितना उसका दाम था अभी भी उसका उतना दाम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो चुकी है। लेकिन तब भी सप्लाई करना जरूरी है क्योंकि लोगों की डिमांड है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से अरेंज करते होंगे और अपने प्रोडक्शन हाउस में शामिल करते होंगे, और उसकी कॉस्ट आपसे लेते हैं। कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी प्राइस भी बढ़ा देंगे, ठीक है, सेल प्राइस ज्यादा होगी। तो ये सब चीजें क्या है, इकोनॉमिक्स ही कंसीडर कर रहा है। अगर इकोनॉमिक्स नहीं होता तो ये कंसीडर ही नहीं होता। तो थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीजें जो कि आपके बिजनेस के अंदर अगर इंक्लूड की जाएंगी तो और ज्यादा हमारा जो क्या बोलते हैं बिजनेस है बेहतर होता चला जाएगा। और यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चीजें समझ में आई हैं कि सर पहले हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा कि सर जितने भी इकोनॉमिक मोड्स होते हैं, इकोनॉमिक टाइप्स होते हैं या इकोनॉमिक्स थ्योरीज होते हैं, अगर हम बिजनेस के अंदर इसको इंक्लूड कर देंगे ताकि हम बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज कर सकें, कोई डिसीजन ले सकें, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं उसके बारे में पता लगा सकें, ठीक है, फॉरकास्टिंग करना, एस्टिमेट करना, ये सब चीजें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स से सीखते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरव्यू जिसको आप बोल सकते हैं कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। ओके, समझ में आ गया? इतना हमको पता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने बताई, मीनिंग और डिफिनीशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर चलते हैं आगे कि सर ये देख, हमारे इंडिया में चाहे कहीं पे भी आप रहते हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत, ठीक है। अगर क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो नहीं होता तो क्या इकोनॉमिक्स का जन्म होता? नहीं, ठीक है। भाई इकोनॉमिक्स से जन्म होने का मतलब ही कहीं ना कहीं भाई देखो किसी भी चीज का अराइजमेंट होगा तो प्रॉब्लम से ही होगी। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कोई उसके बारे में सोचेगा ही नहीं। ओके, किसी भी चीज की बात है, ठीक। तो वही चीज है कि सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ तभी इकोनॉमिक्स आया है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है सर, लोगों की इच्छाएं बहुत है, देखो सॉरी, लोगों की इच्छाएं बहुत, अनलिमिटेड वांट्स है, क्या है बेटा, अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक। लेकिन क्या हम सभी की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, स्केयर रिसोर्सेज है। देखो क्या लिखा है,
हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि है ही नहीं। समझ में आ रहा है? और तीसरी चीज़ क्या है कि सर अल्टरनेटिव, हर चीज़ के कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। क्या एक जैसे दूध है आपका, जैसे अल्टरनेटिव यूजेस का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपका मिल्क। तो क्या मिल्क एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है, बस सर मिल्क से पीते हैं, ऐसा नहीं है। मिल्क से क्या बनता है बेटा? स्वीट्स बनते हैं, ठीक है? मिल्क से घी बनता है, ठीक है? मिल्क से आपका दही बनता है, ठीक है? मिल्क से आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? वो बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? जितना ज़्यादा ओपन होते जाएँगे स्वीट्स के शॉप्स, जितना ज़्यादा हम पनीर के शॉप्स खोलते जाएँगे, जितना ज़्यादा हम दही के शॉप्स खोलते जाएँगे, तो क्या इसका दाम नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, आप देख रहे हो कि आज 10 साल पहले जाओ, मिल्क का दाम कितना था, आज कितना दाम है। ये क्यों है? क्योंकि अल्टरनेटिव यूज़ेज़ है इसके, बहुत सारे। एक चीज़ से बहुत जैसे आटे से बहुत सारी चीज़ें बनता है। आटे से रोटी नहीं बनता, आटे से बिस्किट बनता है, आटे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें इकोनॉमिक्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगी कि नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी क्योंकि एक चीज़ के बहुत सारे यूज़ेज़ हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसीलिए रेज़ हुआ कि हमारे यहाँ कभी भी किसी भी की भी इच्छाएँ पूरी नहीं होती। जैसे होता नहीं कि सर मैंने कोई फ़ोन लिया, मान लो रेडमी का फ़ोन ले लिया 10,000 का, ठीक है? 2 साल पहले। तो 2 साल बाद क्या हुआ कि सर आईफ़ोन दिख गया या कुछ और दिख गया फ़ोन। तो अब मेरी इच्छाएँ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो क्या प्रोडक्शन उस हिसाब से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा क्योंकि मेरी इच्छाएँ थोड़ी, बहुत लोगों की इच्छाएँ बढ़ती रहती हैं। आईफ़ोन ले लोगे तो कुछ और चीज़ की डिमांड आ जाएगी, होता है। ये नियम है, ये कभी खत्म नहीं होता। आपकी कभी भी इच्छाएँ खत्म, कितना भी आप बड़े हो जाओ, कहीं भी पहुँच जाओ आपके, जैसे होता नहीं कि सर मैं आईएएस बन गया या कुछ भी बन गया तो आपको लगता है यार इससे ऊपर वाला बन जाता ना तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन आईएएस के लिए पहले तैयारी कर रहे थे, बन गए तो इच्छाएँ बढ़ गई। जब तक नहीं बने तब तक इच्छा नहीं थी उसके बड़े बनने की। तो इस चीज़ को याद रखो, इच्छाएँ हमेशा बढ़ती रहती हैं। लोग एक चीज़ खरीदते हैं, फिर लगता है अरे यार यूज़फुल हो गया, चलो एक और ले लेते हैं। या उसका कोई अल्टरनेट आ गया, या उसका कोई दूसरा वर्ज़न आ गया, महँगा वर्ज़न आ गया, लोग लेने लगते हैं उसको, ठीक है? फिर दूसरा क्या है सर कि हमारे यहाँ हर चीज़ का ये नहीं कि हर चीज़ एकदम पूरी तरीके से मौजूद है, ठीक है? जैसे गोल्ड है, तो क्या गोल्ड हमारे पास बहुत है सारा है क्या? नहीं है, तभी तो इतना महँगा है, ठीक है? लेकिन गेहूँ-चावल बहुत ज़्यादा है, इसलिए सस्ता है। ठीक है? लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों की कमी है, लेकिन लोग उसकी डिमांड करते हैं, तो भाई देना पड़ता है उनको, ठीक है? इकोनॉमिक्स का ये नियम है कि लोगों को प्रोडक्शन अवेलेबल कराओ, लोगों को ये प्रोडक्ट अवेलेबल कराओ, यूज़फुल कराओ, ठीक है? लेकिन कैसे यूज़फुल कराओ? सही तरीके से, ठीक है? और हर हर चीज़ का अल्टरनेटिव यूज़ है, कुछ-कुछ चीज़ों का अल्टरनेटिव यूजेज़ भी होता है, तो उसकी वजह स का भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी क्या है? देखो मेन प्रॉब्लम ये है कि सर क्या प्रोड्यूस करना है? भाई हमें ये देखना पड़ेगा ना कि आप जैसे मैंने बताया कि जिस देश में आप जा रहे हैं, जिस भी एरिया में अगर बिज़नेस आप ओपन करने वाले हैं, जिस भी एरिया में अगर आप रहने वाले हैं, वहाँ आप देखेंगे क्या क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ है कि सर हाउ टू प्रोड्यूस। अब मैंने सोच लिया कि सर मुझे शूज़ प्रोडक्शन करना है, ठीक है? शूज़, जूता। तो ये तो पता चल गया और वहाँ के लोग पहनेंगे क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं था, बनता नहीं था। अब उसको बनाएँगे कैसे? अब उसको बनाएँ क्या मशीनरी चाहिए, लेबर्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें स्किलफुल चाहिए, अनस्किलफुल चाहिए, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोडक्शन करना है? शूज़ किसके लिए मैं बना सकता हूँ? पहले तो एडल्ट के लिए बनाऊँगा ना, पहले छोटों के लिए तो बनाऊँगा नहीं। तो ये 3 बहुत ही बेसिक जिसको आप बोल सकते हैं सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हर देश के अंदर या हर इकोनॉमी के अंदर, कि सर क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है? ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, किसके लिए बनाऊँ? ठीक है? ऐसा थोड़ी है। अब जैसे आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो और वहाँ कोई रहता ही नहीं, वहाँ कोई पॉपुलेशन ही नहीं, ठीक है? जैसे होता है नहीं कि सर मैं ऐसे एरिया में चला गया जहाँ पे वेजिटेरियन लोग थे। ठीक है? और वहाँ मैंने नॉन वेजिटेरियन शॉप खोल दी। क्या कोई खाएगा? नहीं खाएगा। तो आप कहेंगे अरे सर प्रोड्यूशन प्रोडक्शन तो हो रहा है सर, हैं? ठीक है? और मैं कैसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ? ये भी हो रहा है, लेकिन बिक नहीं रहा है सर। आप तो बोले थे यही तो इकोनॉमिक्स है। नहीं, जिसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो भी वहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। वो लोग जब वेज खाने वाले हैं तो अब नॉन-वेज बनाएँगे तो कैसे खाएँगे वो? नहीं बनाएँगे, नहीं खाएँगे। तो आप कहेंगे अरे सर तो बिज़नेस खराब हो गया सर, बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप ऐसे एरिया में खोलो ना जहाँ पे सारे बिकते हों, लोग खाते हों, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं तो ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है कि ये राइज़ होता है। तो इकोनॉमिक्स इसी को जैसे होता है ना भरपाई करने के लिए या इसी को कह सकते हैं कि सर इसको जैसे यूटिलाइज़ करने के लिए कह सकते हैं या इसकी कमी को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक्स टर्म है। कि सर अगर ये 3 चीज़ें अगर 3 चीज़ को अगर हम ध्यान दे देंगे कि अगर ये 3 चीज़ें अगर हैं और 3 चीज़ें प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्वेशन दे देंगे, तो हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके? ये छोटा-सा टर्म था, लेकिन मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये ची जैसे बेसिक्स हैं, बेस देता है आपको। कि जब तक कोई बेस नहीं जैसे जब हम डिमांड सप्लाई पढ़ेंगे तो बहुत वो तेज़ी से जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपका बेस मजबूत होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप बेस अगर आपका मजबूत होगा, तो तभी आप क्या कर सकते हैं, आप आगे चीज़ों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप नए-नए बच्चे हैं, 11th-12th पास करके अभी आए हैं, ठीक है? कुछ लोग पढ़े भी होंगे इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है उसके बारे में और भी ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन कुछ होंगे जो अदर बैकग्राउंड्स के होंगे, तो उनको इस चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज है, इसीलिए मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप ये ना समझें कि सर अरे मैं तो पढ़ा हूँ सर, आप क्या बता रहे हैं, जल्दी-जल्दी पढ़ाइए। जल्दी-जल्दी पढ़ाना नहीं, भाई और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे, जो साइंस के हो सकते हैं, आर्ट्स के हो सकते हैं, जो 11th-12th में रहे होंगे, तो भाई उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना, ठीक है? कुछ तो कॉमर्स वाले भी होते हैं, उनको भी चीज़ें नहीं समझ में आई होती हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा कि हाँ, सर ने बेसिक से पढ़ाया, सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई इकोनॉमिक्स क्यों आया, भाई इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो वही इसीलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की, बाकी ये बहुत उतना ख़ास नहीं है आपके लिए। फिर चलते हैं कि सर फीचर्स क्या होते हैं? ठीक है? जैसे होता है ना सर पॉज़िटिविटी क्या है सर? कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स के फीचर्स या कह सकते हैं कि सर नेचर क्या है? जैसे कहीं-कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम ही होता है। तीनों क्या होता है बेटा? सेम होता है, चाहे नेचर हो, फीचर हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ठीक है? तो मतलब एक तरह का सर पॉज़िटिविटी कि भाई बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्यों यूज़ किया जाता है? तो पहली चीज़ है कि सर बिज़नेस इकोनॉमिक्स साइंस एज़ वेल एज़ आर्ट है। क्यों है सर? क्योंकि सर इकोनॉमी अभी पढ़ रहे थे पीछे बार-बार सर इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक मोड्स, इकोनॉमिक टेक्निक, ठीक है? तो क्या अब साइंस का मतलब क्या है? सर सिस्टमैटिक नॉलेज, ठीक है? एक सिस्टम के साथ चलता है। वैसे इकोनॉमिक्स भी एक सिस्टम के साथ चलता है। हर थ्योरीज़ के, हर मोड्स के, हर टेक्निक के कुछ न कुछ असम्पशन्स अगर उन असम्पशन्स को फ़ॉलो करोगे, तभी क्या होगा? इकोनॉमिक्स का नियम जो है या रूल है या जो प्रिंसिपल है वो फ़ॉलो हो सकता है या जिसका रिज़ल्ट निकल सकता है। लेकिन किसी चीज़ के लिए अगर असम्पशन नहीं होगा तो हम कैसे इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करें? मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, ठीक है? उसका कोई फ़ॉर्मूला ना बताऊँ, सॉल्व करो, ऐसा नहीं कर सकते ना। कुछ न कुछ मुझे उसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज देना पड़ेगा, भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फ़ॉर्मूला लिख दूँगा। तो वो फ़ॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज है। ठीक है? अब उस फ़ॉर्मूले से आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सॉल्वेशन दे रहा है ना, जो सॉल्व कर रहा है वो प्रैक्टिकल है, तो आर्ट हो गया। मैं 10 क्वेश्चन दूँगा 10 करोगे, 20 करूँगा 20 दूँगा 20 करोगे, तो आर्ट हो गया वो। ठीक है? तो समझ में आ रहा है? तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ साइंस मतलब थ्योरीज़ भी होते हैं और जब उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो जाता है, जब हम उसको प्रैक्टिकल टर्म पे अप्लाई कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। ठीक है? वो रियल लाइफ़ में दिखता है कि अगर आप प्राइसिंग डिसीज़न सही से नहीं लोगे, तो आप डाउन हो जाओगे। ठीक है? अगर आप डिमांड सप्लाई को कंट्रोल नहीं करोगे, डाउन हो जाओगे। ठीक है? अगर आप मार्केट कॉम्पिटिशन को नहीं देखोगे, कॉम्पिटिटर्स को शो नहीं कराओगे, कॉम्पिटिटर को देखोगे नहीं, आप सोचोगे कि हम ही बेचते हैं सामान, तब भी डाउन हो जाओगे। ठीक है? लेट कर दिए, डाउन हो जाओगे। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये मतलब जो साइंस इकोनॉमिक्स है, वो साइंस के साथ-साथ आर्ट भी है। कुछ असम्पशन्स भी होते हैं जिनको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और जब उन साइंटिफिक अप्रोच को या कह सकते हैं सर थ्योरेटिकल अप्रोच को जब हम आर्ट में शामिल कर देते हैं, तो क्या हो जाता है प्रैक्टिकल अप्रोच में शामिल कर देते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा आर्ट हो जाता है। इसीलिए दोनों है। जैसे अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, तो वो भी साइंस एज़ वेल एज़ आर्ट होता है। उसमें भी कुछ असम्पशन्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं। जब उनको प्रैक्टिकल अप्रोच में शामिल कर देते हैं, तो वो आर्ट बन जाता है। ठीक है? फिर आता है सर मैनेजर अभी पढ़े थे कि सर डेफिनिशन में कि सर इकोनॉमिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मैनेजरियल डिसीजन लेने में। कि अगर हम इकोनॉमिक्स टर्म को अगर बिज़नेस के अंदर इंक्लूड कर देंगे, यूज़ कर देंगे उसको, तो मैनेजरियल डिसीजन लेने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो वही लिखा है कि सर बिज़नेस इकोनॉमिक्स का यूज़ सबसे अच्छा है कि भाई हम मैनेजरियल डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है, फ्यूचर डिसीजन फोरकास्टिंग जिसको आप बोलते हैं। फिर है सर कि ये बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और ये बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। कुछ लोग इसको पढ़े होंगे सर माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब है कि शॉर्ट ठीक है? जैसे इंडिविजुअल, जैसे किसी एक प्रोडक्ट का नाम बताना है, ठीक है? किसी एक अ, व्यक्ति के डिमांड के बेसिस पे प्राइस बतानी, घटानी, बढ़ानी। तो वो क्या हो जाएगा सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे हमें पढ़ना यही है, हमें क्या पढ़ना है बेटा? माइक्रो। अब ये माइक्रो, मैक्रो आप कहाँ पढ़े होंगे? आप पढ़े होंगे 11th-12th अगर आप कॉमर्स किए होंगे, अगर आप सीबीएसई भी किसी भी बोर्ड से अगर आप पढ़े होंगे, तो ये माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़रूर पढ़े होंगे। माइक्रो पढ़े होंगे 11th में, मैक्रो पढ़े होंगे 12th में, ठीक है? तो जब हम जिस इकोनॉमिक्स को यूज़ करके जब हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल के बेसिस पे हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। और जब हम होल इकोनॉमी के बेसिस पे, ठीक है? किसी इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं या स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो उसको क्या बोलते हैं या उसका इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जिस
इकोनॉमिक का इफेक्ट अगर किसी इंडिविजुअल के डिमांड के चेंजेस पे हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी चीज है ना। जैसे मेरी डिमांड किसी चीज के लिए घट बढ़ रही है, या किसी प्राइसिंग के बढ़ने घटने से मेरी क्वांटिटी में घटोतरी बढ़ोतरी हो रही थी, इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैक्रो की बात करें तो इसके लिए कई लोग चाहिए, एक बंदे से इकोनॉमिक नहीं ढीला हो जाएगा। ठीक है, कि सर एक बंदे ने आईफोन नहीं खरीदा तो आईफोन का शेयर गिर गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कई लोगों को होना चाहिए। अगर कई लोग नहीं खरीदे तो शेयर गिर जाएगा, ये मैक्रो है। लेकिन अगर एक लोग की डिमांड घटने बढ़ने से कुछ हो रहा है इधर उधर चेंजेस, तो माइक्रो में आता है। तो हम लोग को पढ़ना यही है, वही लिखा है कि सर इसके अंदर दोनों इकोनॉमिक्स होते हैं, माइक्रो भी होता है, और क्योंकि इकोनॉमिक्स भाई एक ही टर्म तो है नहीं, दोनों टर्म है, तो माइक्रो भी होता है इसके अंदर और मैक्रो भी होता है। फिर है अप्लाइड नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी प्रैग्मेटिक। देखो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है एजम्पशन। क्या मतलब होता है बेटा, एजम्पशंस होता है, मतलब मान्यताएं। ठीक है, मान्यताएं, क्योंकि इसके बिना होगा ही नहीं। जैसे डिमांड पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, सप्लाई पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, प्राइसिंग पढ़ेंगे तो उसके भी लॉ पढ़ेंगे, यूटिलिटी पढ़ेंगे तो लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या एजम्पशन ही है, बिना एजम्पशन के नहीं चलता कोई भी इकोनॉमिक्स हो। कुछ ना कुछ उसके बारे में थ्योरी बनी होगी, कुछ ना कुछ पहले से लोग कह के गए होंगे एजम्पशन की, इसको फॉलो करोगे ना तभी ये चीजें सही तरीके से जाएंगी, अगर नहीं फॉलो करोगे डाउन हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक थ्योरी है, ये इसका नेचर क्या होता है बेटा, प्रैग्मेटिक होता है, मतलब एजम्पटिव होता है, कि अगर उस एजम्पशन के विपरीत गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है ये प्रैग्मेटिक वाला, कि भाई कभी कभी रियलिस्टिक नहीं होता है, कभी कभी लगता है कि अरे सर ये ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन का कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं वजूद नहीं, लेकिन हम पढ़ते हैं इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि ये कहता है कि ऐसा हो सकता है। प्रैग्मेटिक है ना, मान्यताएं हैं, पहले से मान के आ रहे हैं लोग। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हम नेचर पढ़ेंगे इकोनॉमिक थ्योरी का, वो प्रैग्मेटिक रहता है भाई, एजम्पशन बेस होता है। बिना एजम्पशंस के कोई भी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, कोई भी टॉपिक, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ उसका एजम्पशन होगा। इनकम नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, लोगों का प्रेफरेंस घटना बढ़ना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि सर आपका कोऑर्डिनेटिंग नेचर होता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जुड़ाव। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है भाई, बिजनेस और इकोनॉमिक्स क्या है, जोड़ते हैं एक दूसरे को, कि सर डिमांड बढ़ रही तभी सप्लाई बढ़ रही। ठीक है, डिमांड घट रही सप्लाई घट गई, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है, एक दूसरे से जुड़े। प्राइस बढ़ी सर डिमांड घट गई सर, प्राइस घटी डिमांड बढ़ गई सर, किसी भी प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग नेचर होता है, हर चीज का एक दूसरे से रिलेशन होता है, कोऑर्डिनेट करना है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, ये होता है। ठीक है, तभी तो इकोनॉमिक्स है। फिर उसके बाद है सर, क्या है सर, उसके बाद है सर क्या है, नॉर्मेटिव साइंस होता है सर। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब होता है कि आगे क्या किया जा सकता है। जैसे अभी पढ़ेंगे, अभी इसके आएगा टॉपिक में, तो मैं पढ़ाऊंगा कि सर नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, व्हाट ऑट टू बी का मतलब क्या है कि सर आगे क्या हो सकता है। ठीक है, आगे मेरी सोच क्या है, फोरकास्टिंग। इसका मतलब क्या है कि आप पहले डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है, डिमांड बढ़ सकती है, घट सकती है, प्रोडक्शन मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मेरे प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा, प्राइसिंग पे क्या असर पड़ेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, सोचते हैं ना ये सब। तो नॉर्मेटिव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखो इस नॉर्मेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नॉर्मेटिव का मतलब क्या है कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, पॉजिटिव का मतलब क्या है अभी क्या है, अभी आपकी स्थिति क्या है प्रेजेंट में। ठीक है, ये दोनों नेचर का होता है, बट नॉर्मेटिव ज्यादा होता है। हम फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं। अरे जैसे अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपका बिजनेस चल रहा है, तो आप आगे का ही तो सोचोगे, अभी तो जो चल रहा है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी आप बीकॉम कर रहे हो तो क्या करते हो, एक साल बीकॉम ही करते हो, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, 2 साल भी कुछ नहीं सोचते, लेकिन तीसरे साल जब आता है तो आपकी फोरकास्टिंग शुरू हो जाती है, क्या करना है, बीए करेंगे, एमकॉम करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, सोचते हैं ना। मैं रियल प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ। तो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स का नेचर नॉर्मेटिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं पहले से कि क्या होगा क्या होगा। प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा मुझे, प्राइस घट जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो क्या करना पड़ेगा, घटा देगी तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो हमेशा जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, वो नॉर्मेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर 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 के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स
सर साइंस भी होता है एज़ वेल एज़ आर्ट भी होता है, क्योंकि हम सर इसमें थ्योरीज़ भी पढ़ते हैं और उसके प्रैक्टिकल अप्रोच भी पढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरीज़ इसी प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही बनाई गई हैं। तो साइंस भी है और एज़ वेल एज़ आर्ट भी है। दूसरा एक सर मैनेजरियल डिसीजन लेने में इसमें आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा इकोनॉमिक्स डिसीजन अगर आप लेंगे, उतना ही मैनेजमेंट का डिसीजन अच्छा होगा। जितना आप अच्छे से यूज़ करेंगे बिज़नेस के अंदर इकोनॉमिक्स को, मैनेजरियल डिसीजन लेने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तीसरा एक सर ये दोनों पे बेस होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब जिससे इंडिविजुअल के डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है प्राइस के घटने बढ़ने या किसी भी चीज से, तो उसको हम माइक्रो बोलते हैं। और जिस चीज के घटने बढ़ने से, जिस भी मोड्स के घटने बढ़ने से अगर पूरे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो मैक्रो हो जाता है। तो इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, माइक्रो भी आती है और मैक्रो भी। मतलब एक के प्राइसिंग घटने बढ़ने से इंडिविजुअल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जब बहुत सारे लोगों में ये क्वांटिटी की कमी आने लगेगी। फिर उसके बाद होता है कि सर अप्लाइड नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी प्रैग्मेटिक, कि सर यहाँ पे जितने भी थ्योरीज अगर हम पढ़ेंगे बिना एजम्पशन के तो होगा नहीं, तो सारी चीजें एजम्पशन बेस्ड होंगी। तो एजम्पशंस को फॉलो तो करना ही पड़ेगा, इसको आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर इकोनॉमिक्स का कोई मतलब नहीं है। फिर सर कोऑर्डिनेटिंग नेचर होता है, हर मोड्स, हर थ्योरीज, हर स्कोप्स, हर टर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तीसरा घटेगा, ऐसे होता है। तो सर ये कोऑर्डिनेटिंग नेचर का होता है। और फिर उसके बाद सर नॉर्मेटिव साइंस होता है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है सर फ्यूचरिस्टिक सोच, या कह सकते हैं फॉरकास्टिंग सर, कि क्या किया जा सकता है, व्हाट ऑट टू बी, आगे क्या किया जा सकता है। ये सब आपका किस में आता है बेटा? नॉर्मेटिव साइंस में आता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये बैटरी लो हो गई है इसकी, तो मैं चार्ज में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो आज का लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाइंड अप करेंगे कि सर इंपॉर्टेंस क्या है या यूजेस क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स के, कि क्यों लाया ही गया। भाई हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, सीधी बात है। ये भी कह सकते हैं कि सर पढ़ क्यों रहे हैं सर, हैं बताएं, पढ़ क्यों रहे हैं सर इसको। ठीक है, तो जाना जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे सर, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो पहला वही लिखा है, इफेक्टिव यूज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि सर जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज को अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जितना हम इकोनॉमिक पॉलिसीज को शामिल करेंगे, डिमांड सप्लाई प्राइसिंग इन सारी चीजों को, उतना ही हमारे बिजनेस में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। जैसे पहले से ही पता होगा प्राइस बढ़ सकती है, पहले से ही पता होगा सप्लाई घट बढ़ सकती है, तो डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगा ना, तो हमारा बिजनेस क्या होगा, डेवलपमेंट में जाएगा। अब सोचोगे ही नहीं प्राइस बढ़ेगी, अरे सर मेरा ही यहाँ पे मोनोपोली है, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई कंपटीटर आ गया तो ठीक है। जैसे रिलायंस आया तो क्या हो गया, जियो आया तो क्या हो गया, सारे मार्केट खत्म कर दिया, सोचा ही नहीं था किसी ने। ठीक है, तो वहाँ इकोनॉमिक की प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर वही लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज को यूज करते सही तरीके से, तो आज घाटे में नहीं जाते कई कंपनीज। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा कि सर अगर जितना अच्छे तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज को यूज करेंगे बिजनेस के अंदर, उतने हमारे बिजनेस का डेवलपमेंट अच्छा होगा। फिर दूसरी चीज है कि सर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस। अभी बताया कि सर हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, क्या है, कमी है। तो भाई प्रोडक्ट तो अवेलेबल कराना है, तो हम क्या करते हैं, जिस चीज का रिसोर्सेज कम होता है उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसका रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो उसकी प्राइस क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स नहीं होता तो क्या हम सीख पाते, नहीं सीख पाते। तो ये टर्म आपको क्या सिखाता है कि किस तरीके से बिजनेस रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से। अगर ये नहीं होता तो लोग ज्यादा यूज करने लगते हैं। जैसे होता है ना सर, गोल्ड बहुत कम है हमारे देश के अंदर, तो देखते हैं ना गोल्ड का दाम बहुत ज्यादा है, ताकि लोग खरीद ना सके उतना ज्यादा, भर ना सके अपने पास रखे। अभी सस्ता कर दो, देखो कई लोग खरीद के रख लेंगे कि वैल्यू बढ़ेगी, बेच देंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो, इसीलिए उसका दाम बढ़ा है ना, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, क्या गेहूं का दाम 100 रुपए किलो है क्या, नहीं है ना, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन हो जाएगा वो कब, जब उसकी खपत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स एक ऐसा टर्म है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को आप देख लो, अवेलेबिलिटी है, लेकिन क्या प्राइसिंग उतना ही है जो पहले थी, जो आपके पिताजी के जमाने में थी उसकी प्रोडक्ट की प्राइस, वो अभी नहीं है ना, लेकिन तब भी तो वो अवेलेबल करा रहे हैं ना। तो ये क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये इकोनॉमिक्स एक टर्म है जो ये चीजें सिखाता है आप। ठीक है, फिर तीसरा है सर फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स का जितना हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, उतना ही देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब सबको रोजगार मिलेगा। भाई आज हम लोग क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट केस क्यों नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही नहीं है। ठीक है, अब चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को मैं नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही नहीं है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही होता तो हमारे देश के अंदर क्या होता, फुल एम्प्लॉयमेंट होता, हर लोगों के पास रोजगार होता, हर घर में एक कोई रोजगार वाला होता। ठीक है, आज लोग क्यों इतना बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, सही तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से हम बिजनेस में इकोनॉमिक्स को अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, सही रिसोर्सेज को हम
क्या बोलते हैं, उसको हम स्थापित ही नहीं कर, एस्टैब्लिश ही नहीं कर रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार दे सकें। ठीक है? इस चीज़ को याद रखिए। तो लेकिन अगर जितना अच्छे से अगर इकोनॉमिक्स को यूज़ करेंगे, हमारी एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। फिर सर प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन, जितना अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन होगा, जितना अच्छे से इकोनॉमिक्स को, बिज़नेस इकोनॉमिक्स को यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा कंपनीज़ की प्रॉफिट बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा उनकी गुडविल बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा उनकी वेल्थ बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा लोग उनके पास आना चाहेंगे। जैसे लोग टाटा कंपनी में क्यों जॉइन करना चाहते हैं? क्योंकि इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उनकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी है, उनका जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है। ठीक है? तो लोग काम करना चाहते हैं। तो हमारे देश के अंदर ही ये है, ठीक है? गर्व की बात है। तो जितना अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन होगा, उतना ही ज़्यादा बिज़नेसेस को क्या होगा? प्रॉफिट भी होगा और उनकी गुडविल भी मैक्सिमाइज़ होगी, बढ़ेगी। ठीक है? फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफाई, एनालाइज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है? ये क्या होता है कि सर यहाँ पे ये देखा जाता है कि इकोनॉमिक्स में इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। तो इसका काम क्या है सर? उसको आइडेंटिफाई करना और एनालाइज़ करना। चाहे वो इंटरनल फैक्टर हों, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर हों। इंटरनल का मतलब आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड, आपके प्राइसिंग से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें किससे होती हैं सर? इंटरनल फैक्टर्स होती हैं। इसकी वजह से भी आपके बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये पहले से एनालाइज़ किए रहेंगे तो आप इसको सही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे पॉलिटिकल हो गया, गवर्नमेंट का डिसीज़न हो गया, ठीक है? आपके मार्केट कंडीशन हो गया। तो इन सब चीज़ों को देख के भी जो एनालिसिस होता है, ये सब इकोनॉमिक्स ही सिखाता है आपको, बिज़नेस इकोनॉमिक्स। ठीक है? कि पहले से ही हम इस चीज़ को एनालाइज़ कर लेते हैं, कि आगे क्या हो सकता है? आगे मेरे प्रोडक्शन में क्या कमी आ सकती है कि ज़्यादा हो सकता है? फिर उसके बाद है कि सर फ्रेमिंग बिज़नेस पॉलिसीज़ एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर्स। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं ना, ठीक है? वो बिज़नेस ये बिना पढ़े नहीं गए होंगे। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो ये बना ही नहीं पाएँगे। देखो लिखा है ना, फ्रेमिंग बिज़नेस पॉलिसीज़ एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर, कि अगर बिज़नेस इकोनॉमिक्स नहीं होता तो हम यही नहीं बता पाते कि हम कौन सी बिज़नेस पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे बिज़नेस के अंदर और हमारा फ्यूचर क्या होगा। मैंने बोला इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा टर्म है, जो जो है बिज़नेस का चक्कर लगाता रहता है, कि अगर वो नहीं होगा, ठीक है, तो बिज़नेस खत्म, और वो घूमना बंद कर देता हूँ, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि सर अगर बिज़नेस इकोनॉमिक्स है, तो हम इसको यूज़ करके क्या कर सकते हैं? नई-नई बिज़नेस पॉलिसीज़, नए-नए बिज़नेस आइडियाज़, नए-नए फ्यूचर जनरेशंस, नए-नए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हम ये कर सकते हैं किसके माध्यम से? बिज़नेस इकोनॉमिक्स के माध्यम से। ठीक है? तो यूज़ेज़ समझ में आया आपको? फिर से मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिवाइज़ करा देता हूँ। ठीक है? क्योंकि मैं धीरे-धीरे पढ़ा रहा था। तो देखो क्या-क्या है सर कि जितना अच्छा इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ को यूज़ करेंगे, हमारे बिज़नेस का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा। जितना हम अच्छे तरीके से बिज़नेस इकोनॉमिक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है? तो बिज़नेस रिसोर्सेज़ का इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन होगा। अगर इकोनॉमिक्स नहीं होता तो इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन नहीं होता, प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़। दूसरा है सर जितना अच्छा बिज़नेस इकोनॉमिक्स को यूज़ करेंगे, हमारे यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, कभी भी रोज़गार की कमी नहीं होगी। जितना अच्छा बिज़नेस इकोनॉमिक्स को यूज़ करेंगे सर, हमारे यहाँ प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन बढ़ेगा। किसका? बिज़नेस का, हमारे यहाँ, ठीक है? फिर उसके बाद है कि सर हम इसके अंदर आइडेंटिफ़ाई करते हैं, इसके द्वारा एनालाइज़ करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या हैं, जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। और अगर बिज़नेस इकोनॉमिक्स को हम यूज़ करते हैं, तो सही तरीके से बिज़नेस पॉलिसीज़ का फ्रेम कर सकते हैं, आगे की बिज़नेस पॉलिसीज़, बिज़नेस एक्सपेक्टेशन, फोरकास्टिंग ये सब कर सकते हैं। किसके माध्यम से बेटा? बिज़नेस इकोनॉमिक्स के माध्यम से। तो हमने क्या-क्या पढ़ा है, कल इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? सब सारी चीज़ें एक ही दिन नहीं पढ़ते ना, ठीक है? नहीं तो क्या हो जाता है कि सर ज़्यादा हो गया सर, ठीक है? ज़्यादा नहीं हुआ है वैसे, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है सर, मैंने मीनिंग पढ़ा है कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर पढ़ा कि सर इसके फीचर्स क्या होते हैं, या मैंने पढ़ा है डेफिनिशंस, ठीक है? मैकनायर कौन-कौन थे? मैकनायर, मेरिस और जोसेफ एल मेसी, इन दोनों के मैंने आपको क्या बताया? डेफिनिशंस बताए। एक ने इकोनॉमिक मोड्स बोला था, एक ने बोला था इकोनॉमिक थ्योरी, एक ने बोला कि मैनेजरियल डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है सर, और एक ने बोला बिज़नेस सिचुएशन को एनालाइज़ करने में आसानी हो जाती है। फिर हमने पढ़ा कि सर फीचर्स क्या-क्या होते हैं, कि सर फिर हमने हाँ, सॉरी क्या-क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। क्योंकि इसके आने का मकसद ही ये है कि सर लोगों की इच्छाएँ बहुत हैं, हमारे यहाँ रिसोर्सेज़ की बहुत कमी है सर, और हर कई सारे प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव यूजेज़ भी हैं, तो प्राइसिंग काफ़ी ऊपर-नीचे होती रहती है। तो इस चीज़ को भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स। इसको मैंने कई सारे पॉइंट्स बताए आपको, इसको पढ़ लीजिए, वैसे मैंने बता भी दिया है। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? पढ़ा है इम्पोर्टेंस और यूजेज़ ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स। तो ये 4 टॉपिक हमने पढ़े, और ये चारों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि जब तक आप इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ोगे और कई सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको नहीं हो पाएगा। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स के नॉलेज होना बहुत ही क्या है, कंपल्सरी है, और सब लोग अच्छे से स्टडी करिए। और ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए काफ़ी सही रहेगा। और भी बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे बीबीए हो, बीसीए हो, कोई भी हो जिसके अंदर इकोनॉमिक्स होगा वो भी ये पढ़ सकता है। लेकिन
ये जो नोट्स है ज़्यादातर वो इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, ठीक है? क्योंकि वो पूरा जो सिलेबस है या जो भी चीज़ें हैं वो पूरा उसी तरीके से मैंने ये नोट्स बनाया हुआ है। तो वो लोग अगर देखेंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन और भी बच्चे पढ़ेंगे अगर ये टॉपिक होगा तो। इंट्रोडक्शन कहाँ अलग होता है, सबका सेम होता है। तो ध्यान रखना है कि सर ये चीज़ें आप पढ़ के आएँगे, ठीक है? तो यहीं तक था जो था, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो सभी को धन्यवाद, ठीक है? कल मिलते हैं। थैंक यू।